तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से पानी में बिना पेट्रोल या डीजल के आग लगाई जा सकती है और वह ऐसा किस प्रकार से संभव हो सकता है। तो आइए सबसे पहले अल्कली मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं कि अल्कली मेटल्स होते क्या हैं, उसके बाद हम लोग उसकी रिएक्टिविटी को देखेंगे। अल्कली मेटल्स बेसिकली ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को कहा जाता है। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम लोग अल्कली मेटल्स कहते हैं। इस ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम को रखा गया है। हाइड्रोजन को इस ग्रुप में नहीं रखा गया है क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज ग्रुप 17 के एलिमेंट से भी मिलता है और 1 से भी मिल रहा है, इसलिए इसे एक सेपरेट पोजीशन दिया गया है पीरियोडिक टेबल में। और वह यह है कि पीरियोडिक टेबल के बीचों बीच उसके ऊपर में इसको रखा जाता है, जिसे हम लोग इसलिए इसको हम लोग रॉग एलिमेंट भी कहते हैं। अब हम लोग इसकी रिएक्टिविटी को समझने के लिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। तो अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1, इसका 2s1, इसका 3s1, पोटेशियम का 4s1, रुबिडियम का 5s1, सीजियम का 6s1 एंड फ्रांसियम का 7s1। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम लोग जा रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन के केस में 1 सेल था, लिथियम के केस में 2, सोडियम के केस में 3, पोटेशियम के केस में 4। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। तो मैं इसको एक पिक्चर को ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए फ्रांसियम को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये न्यूक्लियस है, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां। तो यहाँ पर जो एटमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो एक मौजूद है हमारा उसका और ये जो न्यूक्लियस है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गया है। तो जब डिस्टेंस बढ़ गया तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होगा, काफ़ी ज़्यादा वीक होगा। तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग आसानी से यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी को पहले समझ लीजिए आप पहले कि होता क्या है। आयनाइजेशन एनर्जी होता है वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसके द्वारा आप किसी भी गैसियस एटम या आयन से उसमें मौजूद बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो आप फ्रांसियम के केस में तो आराम से ना थोड़ा सा हीट दे करके मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को दे करके हटा सकते हैं क्योंकि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम है। तो फ्रांसियम के केस में आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, बहुत ही कम हीट देंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ मैं फ्रांसियम की बात बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है तो इसकी बात जनरली नहीं करते हैं। सीजियम की बात करेंगे और फ्रांसियम जो कि रेडियो एक्टिव है तो इसकी कम बात होती है। तो सीजियम को भी लेंगे तो सीजियम के केस में भी आपको कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो जाएगा। लेकिन लिथियम की बात करें तो लिथियम चूँकि पहली कक्षा और दूसरी कक्षा 2s1, तो इसमें जो दूसरी इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के बीच में देख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसलिए इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जी मांग रहा है, तब ये रिएक्शन को शो करेगा, तब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तभी तो रिएक्शन शो करेगा। तो मतलब ये ज़्यादा एनर्जी मांग रहा है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। ये कम एनर्जी में ही ये सीजियम, फ्रांसियम, रुबिडियम के इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से रिएक्टिविटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनाइजेशन एनर्जी की। तो इस तरह से आपने देखा कि फ्रांसियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद सीजियम है, उसके बाद रुबिडियम है, उसके बाद पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है एंड देन लिथियम का नंबर आता है। तो इस तरह से आपने रिएक्टिविटी को देख लिया। मतलब कोई चीज़ सबसे ज़्यादा फास्टली और अगर बहुत ही मतलब तेज़ी से रिएक्शन करना रहे किसी को तो सबसे पहले सीजियम आएगा, फिर फ्रांसियम आएगा, फिर सीजियम, फिर रुबिडियम और सबसे कम रिएक्टिव जो लिथियम है, धीरे धीरे रिएक्शन करेगा। तो आपने इस तरह से देख लिया कि किस तरह से इनकी रिएक्टिविटी डिसाइड होती है। अब हम लोग देखते हैं कि ये एलिमेंट्स अगर वाटर से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाएंगे। जब ये एलिमेंट जैसे कि लिथियम है या सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, ये सारे मेटल्स जब वाटर से रिएक्शन करते हैं तो मेटल के हाइड्रोक्साइड बनते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, साथ में कुछ अमाउंट में हमारा हीट भी नहीं निकलता है। तो जब लिथियम वाटर से रिएक्शन करेगा तो LiOH बनेगा, सोडियम करेगा तो NaOH बन जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अगर पोटेशियम करेगा तो KOH बन जाएगा, अगर रुबिडियम करेगा तो RbOH बन जाएगा, अगर सीजियम करेगा तो CSOH बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जब वाटर में अल्कली मेटल रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और हीट जनरेट होता है। तो ये जो हीट जनरेट होती है वो चूँकि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है वो काफ़ी हाईली इनफ्लामेबल होता है। हाइड्रोजन जो होता है
वो काफ़ी इनफ्लामेबल नेचर का होता है, मतलब थोड़ा सा भी अगर कहीं चिंगारी दिख गई तो ये जलना शुरू हो जाएगा, विस्फोटक रूप भी ले सकता है कभी कभी। तो जो हीट निकलती है वो हाइड्रोजन को जलाने के लिए सफिशिएंट होती है। हाइड्रोजन जलेगी तो ये रिएक्शन जो है आग पकड़ लेगी। तो इसलिए रिएक्टिविटी, इसलिए जो पानी का मेटल के साथ में, अल्कली मेटल के साथ रिएक्शन है, वो आग आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं। ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं वाटर और लिथियम का, जैसे ही वाटर और लिथियम को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो एक जेंटल रिएक्शन होता है। हाँ, क्यों? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम है। अभी आपने देखा कि लिथियम सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव है पूरे पीरियोडिक टेबल में कहा जाए तो, सबसे कम लीस्ट, मतलब सबसे कम रिएक्टिव है। दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो एक जेंटल स्मूथ रिएक्शन होगा। आग तो उत्पन्न होगी क्योंकि आपने देखा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और हीट रिलीज होती है, तो हीट जो है हाइड्रोजन को बर्न करेगी, तो आग तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एक विस्फोटक रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। धीरे धीरे ये आग उत्पन्न करना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ पे कभी कभी सवाल ये भी उठ जाता है कि लिथियम का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो जो फ्री एनर्जी चेंजेस होना चाहिए, डेल्टा जी होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए इसका, और होता भी है, ऑब्वियसली है। आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्री एनर्जी चेंज का। तो चूँकि लिथियम का सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो फिर फ्री एनर्जी चेंजेस भी सबसे ज़्यादा होंगे। तो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी लिथियम के केस में निकलता है, तो ज़्यादा आग पकड़ना चाहिए, हमारे कहने का मतलब ये हुआ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसकी जो रीजन है वो इसके काइनेटिक्स में छिपी हुई है। मतलब ये बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है, वो मैटर करता है। कितना अमाउंट में हीट निकलता है वो मैटर नहीं करता है, इसलिए इसके थर्मोडायनेमिक्स को नहीं देखा जाता है, इसके काइनेटिक्स को देखा जाता है। वहीं अगर दूसरे एलिमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं सोडियम और वाटर किस तरह से रिएक्शन कर रहे हैं। सोडियम चूँकि लिथियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये ज़्यादा वायलेंटली, उससे कंपेरिजन में ज़्यादा वायलेंटली रिएक्शन करेगा, बहुत ज़्यादा आग पकड़ लेगा। एक बार मैं गलती से सोडियम को हैंडल कर रहा था, तो गलती से उस पर एक बूंद पानी गिर जाने से उसमें बहुत आग लग गई थी, तो उसको मैंने अच्छे से फिर ठीक किया था। तो ध्यान देना है, लैब में कभी भी जब सोडियम से काम करे तो सबसे पहले उसको केरोसिन ऑयल से निकाल करके टिश्यू पेपर से साफ़ करके फिर उसका यूज़ हम लोग बारीकी से करते हैं। तो ये सोडियम और वाटर का जो रिएक्शन है वो काफ़ी वायलेंट रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि सोडियम की रिएक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ रही है। फिर धीरे धीरे जब और नीचे जब जाएंगे पोटेशियम के साथ, तो रिएक्टिविटी चूँकि और बढ़ रही है तो और ज़्यादा वायलेंट रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ तक कि पोटेशियम के केस में आग पकड़ लेता है, क्योंकि पोटेशियम थोड़ा वोलेटाइल नेचर का होता है, तो वाटर के सरफेस पे पूरी तरह से फैल जाएगा और धीरे धीरे आग जो है बढ़ने लगेगी। थोड़ा नीचे अगर आप और जाएंगे रुबिडियम और सीजियम के केस में, तो चूँकि उसकी रिएक्टिविटी और ज़्यादा अधिक है, तो वो अब विस्फोटक का रूप ले लेगा। अब जैसे ही डालेंगे वो पानी में रुबिडियम और सीजियम को, तो एक एक्सप्लोजन देखने को मिल जाएगा, आपको एक विस्फोटक देखने को मिल जाएगा। जिस बर्तन में उसे रखे हैं वो ब्लास्ट कर जाएगा। अगर आप 1 kg रुबिडियम, सीजियम या सोडियम, इवन सोडियम आप ले लेते हैं या पोटेशियम ले लेते हैं, उसे तालाब में फेंक देते हैं, तो आप एक बॉम्ब के जैसा आवाज़ उत्पन्न कर सकते हैं और पानी की जो मात्रा है वो काफ़ी ऊंचाई तक आपको उड़ते हुआ दिखाई दे देगा। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, क्योंकि वहाँ किसी तरह का वाटर, एयर, ये सब नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, तो ये वहाँ पे स्टेबल रहता है, किसी तरह से रिएक्शन शो नहीं करता है। इसलिए केरोसिन और केरोसिन को यूज़ किया जाता है सोडियम पोटेशियम को स्टोर करने के लिए। इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि जब रक्षाबंधन आती है तो सोडियम और पोटेशियम, मतलब भाई बहन सोडियम पोटेशियम हो जाते हैं, कोई झगड़ झंझट नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। लेकिन बाकी दिन भाई बहन जो होते हैं वो कुछ इस तरह से हो जाते हैं, सोडियम प्लस वाटर हो जाते हैं। बाकी दिन वो इतने वायलेंट हो जाते हैं आपस में रिएक्शन कर करके। तो आपने देखा कि इस तरह से पानी में बिना पेट्रोल डीजल के आग लग गई, आप सीधा सोडियम को पानी में फेंक दीजिए, पोटेशियम को पानी में फेंक दीजिए, या रुबिडियम सीजियम है उससे भी आप पानी में आग लगा सकते हैं, विस्फोट पैदा कर सकते हैं। और उसके पीछे जो वजह है आपने वो उस वजह को भी देखा। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि कौन से एलिमेंट किस तरह से रिएक्शन शो कर रहे हैं, क्या उनकी रिएक्टिविटी है और किस तरह से उनको स्टोर करके सुरक्षित रखा जा सकता है। और आपने देखा कि भाई बहन का जो एग्जाम्पल मैंने लिया वो हेल्पफुल रहेगा सोडियम और वाटर की रिएक्शन को याद करने के लिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर न्यू वीडियोज़ एंड शेयर to your friends and colleagues so that
they can get benefited from my channel. Thank you for watching my videos once again.